खिलाफ कौन खड़ा है? वहां से सांसद कौन है और शायद मंत्री भी है, वो कौन है वो शख्स? हाँ शायद श्री प्रकाश जायसवाल जी हैं, कोयला मंत्री हैं कांग्रेस से। उनका दामन काला है या हाथ काले हैं? हाँ थोड़ा कत्थई रंग का है, काला ज्यादा है। काला ज्यादा है, ओके। कुमार विश्वास जी, कहां से लड़ाई शुरुआत हो रही है आपकी राजनीतिक? मैंने अमेठी से टिकट मांगा है अपनी पार्टी से जी, और मुझे उम्मीद है, एक तो मैं ये थोड़ा सा इसमें स्पष्टीकरण दे दूं, आज से पहले मैंने किसी पार्टी के मंच पर कोई प्रचार नहीं किया है, किसी राजनीतिक दल के मंच पर मैं कभी नहीं खड़ा हुआ। पहली बार जिस आंदोलन में आया वो राजनीतिक रूप से परिवर्तित हुआ, उसी पार्टी में गया, इसलिए कलाकार के रूप में मैं भीड़ जुटाने का साधन न कभी बना न बनूंगा। एक राजनेता के रूप में मेरा स्टेटमेंट है कि अगर प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि मैं राहुल गांधी जी के लिए कुर्सी छोड़ने को तैयार हूं, तो वो 65% उन युवाओं की प्रतिभा का अपमान करते हैं जो अपने बिना पिता का नाम लिए देश में अच्छी जगहों पर पहुंचे हैं, बड़े पदों पर पहुंचे, देश भर में पहुंचे हैं। इसके खिलाफ मैं स्टेटमेंट देने के लिए अमेठी से खड़ा हूं। कौन है वो उम्मीदवार जिसको लेकर आप बेचैन हैं वहां से? वहां 10 साल से बेचैन नहीं हूं मैं, वो बेचैन है आजकल, इसीलिए अंडे डंडे मुझ पर फिकवा रहे हैं। मैं तो प्रसन्न हूं, आराम से हूं, चिंता ना करिएगा आप। वहां से जो कांग्रेस के सांसद हैं वो पिछले 10 वर्ष में एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं कि जहां भी आंदोलन हुआ है उनकी बैनर पर उपस्थिति जरूर रही है, चाहे आंदोलन गुड़िया का हो चाहे दामिनी का हो। एक बैनर हर जगह लगा हुआ मिला है, देश का युवा यहाँ है, राहुल गांधी कहाँ है। तो मैं भी उन्हें ढूंढने गया हूं कि देश का युवा जब यहाँ है तो राहुल गांधी कहाँ है। अभी 1 महीने से मैं वहां हूं, आज ही के कार्यक्रम के लिए आया हूं, कल वापस लौट जाऊंगा, लेकिन मिले नहीं है मुझे, अभी दर्शन नहीं हुए। जनता को तो 10 साल से नहीं हुए, मुझे तो बिल्कुल ही नहीं हुए। तो राहुल गांधी की खोज हो रही है या उन्हें चित करने के ध्यान से जा रहे हैं आप? नहीं, मेरा किसी को पराजित करने का मुद्दा नहीं है। मैं तो देखने गया था कि अमेठी में शायद ऐसा कोई पेरिस जैसा माहौल होगा, कोई बहुत अच्छा हो गया होगा मामला, लेकिन पता चला कि मनरेगा जो उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है उसमें उत्तर प्रदेश में सबसे पिछड़ा जिला है तो वो अमेठी है जहां से वो आते हैं। तो जो अपनी बनाई हुई योजना अपनी लोकसभा में नहीं लागू कर पाए, वो देश भर में योजनाएं क्या लागू कर पाएंगे, ये मैं प्रश्न करने के लिए वहां गया हूं। मनोज तिवारी जी, चुनाव लड़ेंगे? पार्टी ने कहा तो जरूर लड़ेंगे। तो कहां से लड़ना चाहेंगे? जहां से पार्टी कहेगी। वैसे मेरा गांव बक्सर के पास है, हालांकि मेरा गांव तो सुरक्षित क्षेत्र में आता है, लेकिन अगर हमको इच्छा हो तो कहा गया तो इच्छा होगी तो अपने गांव के पास से ही लड़ेंगे। फिर भी कोई कॉन्स्टिट्यूंसी के नाम तो हुई? हाँ, बक्सर नाम बाटे, हम चाहब वहां से। बाकी हमार कोनो पार्टी, चूंकि हम कोनो शर्त के साथ राजनीति में नहीं आई, हम नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री देखे खातिर, उनके बनावे खातिर हर कुछ करे खातिर तैयार बनी। तो रौरा की इच्छा बा लेकिन चुनाव लड़े के? अगर पार्टी समझे कि हमरा के लड़ला से एक और सीट बढ़ी तो हमके बहुत खुशी हुई। तो ओकरा से जो नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री पद की दिशा में बढ़ते हुए कदम है और ज्यादा मजबूत हो जाए? अभी तो हम नहीं बता सकते कि हमारे चलने से कितना मजबूत होगा, लेकिन हम चाहते हैं कि जब कुछ दिन बाद चर्चा हो कि उनको प्रधानमंत्री बनाने में कितने लोग थे, तो एक चिड़िया की तरह मेरा भी नाम हो, गिलहरी की तरह मेरा भी नाम। क्या बात है, क्या बात है। नगमा जी, इच्छा है चुनाव लड़ने की? बिल्कुल, अगर पार्टी हाईकमान कहेगी तो मैं जरूर लड़ूंगी, पीछे नहीं हटूंगी, किसी भी दिग्गज नेता के सामने भी लड़ जाऊंगी। पार्टी हाईकमान लगता है आपको कहेगी? ये बात तो उन्हें तय करनी है, क्योंकि हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं और जैसे पार्टी का निर्देश होता है वैसे ही काम करते हैं। बाकी उन्हें तय करना है कि वो कब कहेंगे, क्या कहेंगे और किसके सामने कहेंगे। हम तो तैयार हैं। कहीं से भी? बिल्कुल। कि मुंबई से? देखिए, मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ प्रसून जी। ऑब्वियसली क्योंकि मैं मुंबई से बिलोंग करती हूँ तो मैं पहले मुंबई से ही सीट मांगूंगी, लेकिन अगर मुंबई से पॉसिबिलिटी नहीं हुई तो किसी भी दिग्गज नेता के सामने मैं लड़ने से पीछे नहीं हटूंगी, क्योंकि मैं पार्टी की सिपाही हूँ। और मैं इतना कहना चाहती हूँ कि कुमार विश्वास जी ने अपना जो अभी शुरुआत किया बोलने के लिए, तो उन्होंने सबसे कहा कि मैं कभी भीड़ इकट्ठा करने गया नहीं हूँ, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमेशा से इतिहास गवाह रहा है कि कलाकारों के लिए हमारा देश विश्व में दूसरे नंबर पर आता है संख्या के हिसाब से। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्राचीन काल से मनोरंजन और सिनेमा उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट बहुत इम्पोर्टेंट एक किस्म का एंटरटेनमेंट रहा है, लेकिन वो नेताओं से ज़्यादा
आर्टिस्टों को जो आवाम तवज्जो देती है, उनकी बातों को सुनती है, तो इसीलिए ये आर्टिस्टों को बुलाया जाता है ताकि लोग उनको सीरियसनेस से ज़्यादा लेते हैं नेताओं के बनिस्बत, क्योंकि झूठ के पुलिंदे पे बहुत सारे नेताओं बहुत कुछ बोल जाते हैं। जैसे अभी कुमार विश्वास जी भी बहुत कुछ बोल रहे हैं, लेकिन वक्त आने पर ही ये तय होगा। ये जनतंत्र है और इसमें सबको आज़ादी है कि ये किसी के भी सामने लड़ जाएं। मुझे भी अगर मौका मिलेगा तो मैं भी किसी के भी सामने लड़ जाऊंगी। कल को मैं भी कहूंगी कि मैं नरेंद्र मोदी जी के सामने लड़ जाऊंगी, नितिन गडकरी जी के सामने लड़ जाऊंगी, किसी के भी सामने लड़ जाऊंगी। लेकिन ये कहना ठीक है, लेकिन जो लोग अभी आए हैं पार्टी से, चाहे वो राहुल जी हों, चाहे वो सोनिया जी हों, तो वो जो बार बार डायनेस्टिक पॉलिटिक्स के बारे में बोला जाता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो भी तो चुन के ही आते हैं। तो इसीलिए मुझे जहां से कहा जाएगा वहां से आप लड़ेंगे। वैसे मैं बताऊं कि मैंने पैसे लेके बहुत सारी पार्टियों के लिए प्रचार किया है और कांग्रेस के लिए भी प्रचार किया है, भाजपा के लिए भी प्रचार किया है, सारी पार्टियों के लिए किया है, क्योंकि तब मैं राजनीतिक नहीं था और मुझे पैसे की ज़रूरत थी, मेरा घर भी नहीं था और किश्त भी भरनी थी गाड़ी की। तो मैंने ऐसा बहुत बार किया। तब मैं अपने आप को समझता था कि मैं टेंट, कुर्सी, साउंड, लाइट इनकी तरह हूँ। जिस पार्टी के पैसे रात में आ जाएं, सुबह उसके यहाँ लगा दो। तो मैं एक कलाकार हूँ, मैं मुंडन में भी जाता हूँ, छेदन में भी जाता हूँ, जनेऊ में भी गया हूँ, वहाँ भी जाके नाच रहा हूँ, परफॉर्म कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने इसी को व्यवसाय बनाया है और यही मेरा काम है। ईश्वर ने मुझे यही काम दिया, इसके अलावा मुझे कुछ आता भी नहीं। ना मैंने फाइलें साइन की, ना मैंने कोई काम किया, ना एजुकेशन मेरी ज़्यादा रही, पढ़ाई लिखाई भी ज़्यादा नहीं रही। तो मैं मानता हूँ मैं नौटंकी वाला हूँ और जोकराई किया है और इसी से कमाया है, इसी से घर चला रहा हूँ। ना मैंने भ्रष्टाचार किया है, ना कभी किसी को लूटा है। बहुत अच्छा। एक बस नगमा जी ने जो मुझ पर 2 बार बात कही, ये बहुत अच्छा है। ये एक तरह से माइक्रो रिप्रेजेंटेशन है कांग्रेस का, जो मुझे देख के लगातार उन्हें बेचैनी हो जाती है, क्योंकि वो कांग्रेस की ओर से, तो उनका बेचैन होना नहीं। एक्चुअली उन्होंने आर्टिस्टों को नीचे बताया, उन्होंने ये कहा कि मैं कभी भी इकट्ठा करने नहीं गया। तो ये कांग्रेस की बात नहीं है, ये एक आर्टिस्ट की बात है। ये भी बेचैनी है जो आप बीच में बोल गई। मैं अपनी बात बोल लूँ पूरी, तो बहुत अच्छा हो जाएगा। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारे तीनों साथी हैं, मनोज, अभी हम दोनों खाट पर बैठने से पहले एक दूसरे की डेट ऑफ बर्थ पूछ रहे थे, क्योंकि मैं गांव से आता हूं। तो मैंने कहा मनोज, बोले भैया क्यों? मैंने कहा नहीं बताओ, अगर छोटे हो तो उधर बैठोगे, बड़े हो तो इधर बैठोगे। तो पता चला थोड़े छोटे हैं, इधर बैठे हैं। राजू भी मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, कवि और कलाकार में थोड़ा सा अंतर है। मैंने कभी पैसे लेकर प्रचार नहीं करा, मैं किसी पार्टी के मंच पर नहीं गया। मैंने कविताएं लिखी, IIT गया, IIM गया, पूरे देश में पैसे कमाए, बहुत महंगा कवि रहा। उसके बाद जब पुकार हुई भ्रष्टाचार के खिलाफ, पुकार हुई दामिनी के लिए, पुकार हुई गुड़िया के लिए, तो मुझे लगा ये मेरा धर्म बनता है, क्योंकि जो वक्त की आंधी से खबरदार नहीं है, कुछ और ही होगा, वो कलमकार नहीं है। ना मैंने पद्मश्रियों के लिए लिखा, ना मैंने साहित्य अकादमियों के लिए लिखा, ना मैंने कभी किसी सरकार का प्रोग्राम किया, ना उससे चेक लिया। और अगर मैं कहीं गया तो सामने जो नेता बैठा है, मैंने उसके खिलाफ कोई बात नहीं किया, अपमान नहीं किया। क्योंकि अभी मुझसे भीड़ में कोई पूछ रहा था कि आपका एक वीडियो चल रहा है जिसमें आपने नरेंद्र मोदी की प्रशंसा कर दी। मैंने कहा कोई भी, मेरा काम है कि मैं वहां कवि सम्मेलन में गया, सामने जो बैठा है मैं उससे कहूँ आप दीर्घायु हो, आपका यश बढ़े। सुशील भाई साहब बैठे हैं मेरे कवि सम्मेलन, सुनते रहे। मैं इनके लिए कहूंगा, जाऊंगा बिहार में कि मोदी जी आपका बहुत अच्छा हो, आप उन वाले मोदी से आगे बढ़ जाएं, आप यूनाइटेड नेशंस के प्रेसिडेंट बन जाएं, बधाई दूंगा, इसमें क्या बात है। लेकिन अगर मैं राजनीतिज्ञ हूं और इनके कार्यालय में, इनके कार्यकाल में घोटाला होगा, तो पहला अनशन और पहला प्रदर्शन इनके खिलाफ जाके करूंगा। और मैं चाहूंगा मेरे यहाँ हो तो ये भी मेरे यहाँ करें, यही राजनीति है। और वैसे भी अच्छे आदमी की प्रशंसा निकल ही जाती है। कुमार, कांग्रेस एक पोस्टर बनवा रही है, उसमें आपकी तस्वीर है और उसमें लिखा गया है, कोई पागल समझता है, कोई दीवाना कहता है। बहुत प्रसिद्ध है, बहुत प्रसिद्ध है। नहीं देखिए, मेरा कहना है कि जगदीशपुर में गया था तो वहाँ एक पोस्टर लगा हुआ था जिसमें राहुल गांधी जी का फोटो था, 1000 का नोट था, और मेरा फोटो था और 2 रुपए का नोट था, और नीचे लिख रखा था ये 2 का नोट 1000 के नोट से क्या मुकाबला करेगा। तो मैंने उसी मीटिंग में कहा कि भाई मैं 2 का नोट से ही गरीब मास्टर के घर से आया हूँ, ये प्रधानमंत्री के घर से आए हैं, लेकिन भारत की मार्केट गवाह है, हिंदुस्तान की मार्केट में 2 का नोट कभी फर्जी नहीं आया, जितने नकली आए 1000 के नोट ही आए, और यही जब्त कराने हैं हमको, बस इसी के लिए हम यहाँ पर आए। मेरे भी कानपुर में जो विरोधी हैं यही लिख रहे हैं और यही बोल रहे हैं कि ये तो जोकर है, जोकराई करेगा। क्या कानपुर को एक जोकर चाहिए?
क्या एक सांसद जोकर बनेगा? तो यही मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूंगा कि जोकर हंसाता है, कभी किसी को रुलाता नहीं है। यही काम मैं करके भी दिखाऊंगा कि लोगों को खुश करूंगा, क्योंकि अभी तक जितनी देर हम चैनल में दिखाई पड़ते हैं कॉमेडी करते हुए, तो लोगों को उतनी देर खुशी मिलती है। मुझे लगता है हम क्षणिक काम करते हैं, टेम्परेरी। तो अगर ठोस करना है तो फिर उनके काम करके दिखाने पड़ेंगे, उनके साथ संघर्ष करना पड़ेगा। अजय भाई, हमें लगता है कि कानपुर में जब आप उतरेंगे, बाकायदा आप नॉमिनेशन कर चुके होंगे, उसके बाद जब आप जाएंगे वो पहली सभा होगी, ऐसे ही लोग बैठे होंगे, आप जरा बताइए कैसे परिचय अपना देंगे? क्योंकि आपने कई ऐसी चीजें रख दी हैं जिसमें लग रहा है कि आप राजनीति नहीं, वहां कुछ डमरू बजाने जा रहे हैं। क्या है ऐसा? खड़े होकर जरा मैं समझाइए कैसे आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करो। नहीं, ये तो वक्त आ गया है कि आज नेट, लैपटॉप और मोबाइल का ज़माना है, तो और आजकल के बच्चे भी बहुत फास्ट हैं, तो लोग अब लंबे लंबे भाषण नहीं सुनना चाहते। फ्रेंडली बात कीजिए, जो आपके दिल में है वही बात करिए। किसी से लिखवा के और पढ़ के अब वो सब भाषण नहीं चलेगा। तो मैं वहाँ जाता हूँ, उसी तरह बात करता हूँ, जो लोग खड़े हैं बैठ जाएं, जो बैठे हैं वो लेट जाएं। कैसे आप लोग? अम्मा कैसी हैं, बुआ कैसी, चाची कैसी हैं? सब बढ़िया, सब ठीक है। यहाँ से शुरू करता हूँ। कानपुर है, मैंने कहा हमारे कानपुर में मैं कई मोहल्ले ऐसे गया जिन मलिन बस्ती हैं जहाँ, तो जिनके घर नीचे के, नीचे खंड के, तो उनके यहाँ जैसे कोई दोस्त या रिश्तेदार आ जाता है तो वो चारपाई निकाल के सड़क पे ही डाल देते हैं। तो सड़क पे हम बैठे हुए थे, क्या चाय वाय पी रहे थे, तभी अचानक देखा खटिया जमीन से ऊपर उठ गई। तो हमने कहा भूकंप तो नहीं है? जो खटिया के नीचे झांक के देखा तो कानपुर की 2 सुअरिया अपनी पीठी खुजा रही। नालियां बजबजाती रहती हैं कानपुर की, यूं भरी भरी नालियां, सुअरिया लेटी हैं, उनको पता ही नहीं कितने बच्चे हैं उनके, कौन दूध पी गया, कौन पी नहीं पाया, कौन डबल पी रहा है। बिजली की इतनी समस्या है, इलेक्ट्रिक की। जिस दिन मेरी बहन को देखने आने वाले थे, हम प्रे कर रहे हैं आज ना जाए, आज ना जाए किसी तरह से। वो आए, जैसे लाइट आ रही अच्छी भली, जैसे उन्होंने बटन दबाया बेल का, तो लाइट आवाज दे के जाती, बटन दबाया आऊं, और चली गई। अब जबरदस्ती अपने आप को संभालना पड़ता है, घर का मामला है, जबरदस्ती बोल रहे हैं। आज ही गई है, जाती नहीं कभी। आज नहीं 14 साल बाद गई है। लेकिन पंखा राज खोल देता है, पंखा ऊपर से हिल के बता देता है झूठ है। पंखा कहता है मैं तो हवा बाद में दूंगा, खिड़की खोलो, पहले मेरे ऊपर हवा लगने दो। तो मनोरंजन के साथ साथ वहाँ के दर्द को, वहाँ की पीड़ा को, वहाँ की समस्याओं को उठाने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये बिल्कुल फैक्ट है, मैं कोई फिल्म स्टार का बेटा नहीं, कोई राजनेता का बेटा नहीं, कोई उद्योगपति का बेटा नहीं, अपनी लड़ाई स्वयं लड़ी है। और जब मुंबई गया मैंने वहाँ ऑटो रिक्शा भी चलाया, लेकिन एंजॉय करता रहा। तब भी मैं नहीं चाहता था कोई सिंपैथी करे, हम सोचे अरे ऑटो चला रहे, अरे ये ना बताओ वो ना बताओ, तब भी एंजॉय करते थे। सवारी बैठती थी, मुझे याद है, शीशा सही करके बोलते थे भैया दूर दूर बैठो, हम भी आदमी हैं। तो इस तरह से मेरी शुरुआत हुई शून्य से। फिर एक वक्त आया जब आप सबका प्यार मिला, स्नेह मिला और लोग मुझे जानने लगे। तो क्या पूरा भाषण करूं? क्या पूरा भाषण कीजिए और ही रखो बजट के हिसाब से। ये पहचान जो कलाकारों की होती है मनोज तिवारी जी, ये पहचान आपको किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी में जब आप जाएंगे, चुनाव लड़ेंगे, और मेरे ख्याल से चूंकि आप बीजेपी में शरीक हो गए हैं तो अपनी पहचान तो आपको बतानी पड़ेगी। और मनोज तिवारी की जो पहचान है पूरा देश वाकिफ है, लेकिन किसी मंच पे खड़े होके और उम्मीदवार को जिताने के लिहाज से जिसका जिक्र आपने किया, आपको अपने लहजे में करना ही पड़ेगा। कैसे करेंगे? मतलब आपकी जो एक अदा है, तरीका है, उसमें एक सौंधापन है, उस भाषा का सौंधापन है, कैसे करेंगे उसको?
एक तो प्रसून भैया, मैं दिल की सुनता हूं, और जैसा भैया लोगों ने कहा कि हमने ऐसा नहीं किया, हमने ऐसा किया नहीं किया, मेरा अभी बहुत दिन से मैं देख रहा हूं, आपको पता है मैं समाजवादी पार्टी से चुनाव भी लड़ चुका हूं पिछली बार। समाजवाद मुझे लुभाता है, मैं लोहिया जी की नीतियां मुझे अच्छी लगती हैं, लेकिन जब हम कहीं जाते हैं और वो नहीं दिखता तो मुझे दुख होता है, फिर हमें वापस का रास्ता लेना पड़ता है। नरेंद्र मोदी जी के लिए मेरे दिल की पुकार है। मैं बहुत सारे डिबेट देखता हूं, मैं आज तक का बहुत दीवाना हूं, बिना देखे सोता नहीं हूं। अगर 2:30 बजे भी हम शूट से आए तो हम 1 घंटा देखते हैं, बड़े 3:30 बजे सोएंगे। मुझे लगता है इतनी बहस सब कुछ हो रही है, 5 साल के लिए एक व्यक्ति को देश चलाने के लिए देना है, 65 साल देखा है, तो इसके लिए हम एक गाना बना लेते हैं, कभी दिल जो कहता है तो बनाते हैं। जैसे लोग कहते हैं मोदी जी की सभा में इतनी भीड़ क्यों आती है, तो मैंने एक थॉट दिमाग में आया कि भारत माता है पीड़ा में, भारत माता है पीड़ा में, और ये भीड़ पीड़ा की मूरत है, सारा देश पुकार रहा है, अब मोदी की जरूरत है। दिल से निकलता है, ऐसा नहीं कि हम कोई शब्द बनाने, हम गीत, हम तो गायक हैं, लेकिन निकल जाता है। जब पैसा गिरने लगता है तो मैं लिखने लगता हूं कि खड़ा बिया सेना पुलिस, खड़ा बिया खुफिया, आह दादा तबो रोजे डूबल जाता रुपिया, आह दादा तबो कहाँ जाके रुकी नाही कवनो ठेकान बा, यही चिंता में नाही सुतत हिंदुस्तान बा, कैसे ना गाई हम बानी बड़ी दुखिया, आह दादा रोजे रोजे डूबल जाता रुपिया। अब मैं गा का रहा हूं भैया, निकल रहा है। तो कहीं खड़े होते तो ऐसे दिल ने कहा कि मनोज तिवारी तो बैन भी होगा अगर मैं नरेंद्र मोदी जी के सपोर्ट में खड़ा होता हूं। कई प्रदेश में जहां भाजपा की सरकार नहीं है, हम लोग गाने के लिए बैन हो जाते हैं, नहीं बुलाए जाते हैं किसी सरकारी कार्यक्रम में, बड़ा नुकसान होता है क्योंकि हमारी इनकम वही है। ये तो इमरजेंसी में होता था, अभी होता है, अभी हो रहा है सर, आप देख लीजिए जब से बैन लगाया, मसलन जैसे अरे अभी राजू भाई से पूछिए। अरे जनाब, मैंने आपने बड़ा जिक्र कर दिया, हमारे जहन में तुरंत आ गया कि कलाकारों पे जी, जब से मैंने मोदी जी का समर्थन किया है, मैंने उत्तर प्रदेश में कोई भी प्रोग्राम नहीं किया है, जबकि मैं हर साल उस प्रोग्रामों में जाते रहा हूं। नहीं, वहाँ आप इसलिए बुलाए नहीं जा रहे हैं कि वहाँ आप पिछले दिन बहुत कर चुके प्रोग्राम, तो ये भी हो सकता है। राजू, मैंने आज तक नहीं किया, मुझे क्यों नहीं बुला रहे हो? आप तो उत्तर प्रदेश में रहते हो, आपको क्या बुलाएंगे? निक्सर नुकसान हो जाता है भैया। तो तुमको कलाकार भी ऐसे चाहिए जो पहले दिन वहां गाएं और दूसरे दिन अहमदाबाद में पतंग उड़ाई जाए। कलाकार ऐसे चाहिए जो दोनों जगह जाएं। बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है सर, क्योंकि जब हम कोई बड़ी चीज सोच रहे हैं, हमको जिसने सुपरस्टार बनाया, देश की उस आम जनता के लिए सोच रहे हैं, हमको आज जूता पहनना आ गया, पैंट पहनना आ गया, जैकेट पहनना आ गया, कपड़े के साथ कौन सा रंग मैच करेगा ये आ गया, तो हम ये नहीं बोल सकते कि हम भी अपने गांव में माँ कही कि आज 2 दिन चरवाह निखर सन जाके भैंस चरा के ले आओ, तो चराया भैंस। खेत कटा ताटे जाके बिया कबारे के बाटे बिया फेंके के बाद खेत में तो फेंका। अगर हमारे घर में बच्चा पैदा हुआ, तेल पेरा के आना है मशीन से, तो मैं लेके 3 किलोमीटर गया, मैं वही आदमी हूँ और आज अच्छा जीवन है मेरे पास। लेकिन क्या वो लोग जहां रह रहे हैं उनकी समस्या हम कैसे भूल जाएं? भ्रष्टाचार जो है, जो महंगाई है, जो बेकारी है, बेरोजगारी है, हम उसको नहीं भूल सकते। इसलिए हमें एक नजर आया कि एक व्यक्ति ने 12 साल में एक एग्जाम पास किया है, उसे एक बार चांस देना चाहिए। दिल की बात समाजवादी पार्टी से लड़े तब जनता ने नहीं सुनी आपके दिल की बात। वो सर मेरा एक ना अनाड़ी सा डिसीजन था। अच्छा, मैं इमोशनली चला गया था। मैं अमर सिंह जी के बहुत प्रभाव में था और अमिताभ बच्चन जिसे उन्होंने परिचय कराया था मेरे लिए अमिताभ बच्चन बहुत बड़ी चीज है। और जिस दिन अमिताभ बच्चन जी के सामने बैठे हुए अमर सिंह जी ने कह दिया चुनाव लड़ो, तो मैं ना नहीं कर सका। वो मेरा बचपना था, बचकाना डिसीजन। लेकिन मैंने सीखा बहुत सर। मैं गोरखपुर में चुनाव लड़ते हुए मैंने बहुत कुछ सीखा है।
मैंने सीख लिया कि अब अगर मनोज तिवारी कदम बढ़ाते हो तो ये जान के रहो कि इस देश की जनता को अपने नेताओं से बड़ी अपेक्षा है और तुम्हें उस पर खरा उतरना पड़ेगा। 5 साल बाद भी गोविंदा जी की तरह नहीं और लोगों की तरह नहीं, 5 साल बाद भी हीरो की तरह खड़ा होना पड़ेगा और मैं कोशिश करूंगा कि रहूं। यकीनन ना, ये कुमार विश्वास एक चीज और हमें लग रहा है कि ये चीज आनी चाहिए सामने। नगमा जी तो अदाकार हैं, हम इनके पास आते हैं, लेकिन जो खुद लिखते हैं, खुद कहते हैं, वो वाकई दिल से निकल रहा होता है, ये एक सच है। आपके जहन में चूंकि आपने दिल्ली में आंदोलन किया, यहाँ देखा, समझा, परखा, लोगों के बीच से निकले, खुद ही चले गए, बोले मैं अमेठी जा रहा हूँ, वहीं रहूंगा। और अमेठी प्रतीक सिर्फ नाम का नहीं है, जाहिर है राहुल गांधी का प्रतीक है वो। आपके दिल में वो कौन से कुछ तो शब्द गूंजते होंगे, क्योंकि आपकी पहचान उन शब्दों के जरिए ही लोग जानते हैं आपको। तो क्या गूंजता है जब आप अमेठी की धरती पे कदम रखोगे या रख चुके हो? क्या क्या जहन में आता है ऐसा? एक तो प्रसून जी यह है कि मैं किसी प्रभा मंडल की वजह से या राजनीति, हमारे जो तीनों साथी बैठे हैं, अगर देखा जाए तो मैं इनसे लेसर पेड आदमी हूं। मैंने 100 रुपए में पहली कविता पढ़ी रोडवेज की बस में, जिसमें शीशा नहीं था। उसके बाद मैंने दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में कविता पढ़ी और डॉलर्स में पढ़ी, काफी पैसे में पढ़ी। जो मेरे आयोजक जानते हैं कि मैं बड़ा महंगा कवि हुआ, देश का सबसे महंगा कवि हुआ। लेकिन मेरा छोटा सा सवाल यह रहता है अमेठी जाने पर भी। एक बार मैं अमेठी गया, बहुत पहले की बात है, मतलब ज्यादा पहले की नहीं, 6-7 महीने पहले अचानक मुझे जाना पड़ा। रायबरेली में जहां से मैया जी जीतती हैं, अमेठी जहां से भैया जी जीतते हैं, इन दोनों के बीच में 60 किलोमीटर की सड़क है। पूरे देश में सड़क में गड्ढे हैं, वो अकेली सड़क है जहां गड्ढों में सड़क है। और पिछले 4 महीनों में मैं उस पर घूम रहा हूं, मुझे औरतें मिली, महिलाएं मिली। पिछले 4 महीने में 12 गर्भवती महिलाएं ऐसी हैं जो रास्ते में या तो मर चुकी हैं या जिनके बच्चे दिवंगत हो चुके हैं। जहां की आने वाली जनरेशन सड़क के गड्ढों में मारी जाती हो, वहां के सांसद की जमानत जब्त होनी चाहिए, ऐसा मेरा पर्सनल स्टेटमेंट है, ये मेरा व्यक्तिगत विचार है। और मैं इसमें कितना सफल होऊंगा नहीं होऊंगा मुझे पता नहीं, पर आज से 30 साल बाद एक सेटिस्फाइड आदमी की तरह मैं सोऊंगा कि पूरे देश में जब डायनेस्टी रूल की वजह से एक ऐसे आदमी को जिसको इस देश की कोई समझ नहीं है, 0 बटा सन्नाटा मामला है और पूरा देश उसे बाकायदा पोस्टर पे पोते हुए है और एक बड़ी पार्टी ये कह रही है कि यही देश के भविष्य हैं, तो मैंने अपने देश के भविष्य को अंधकारपूर्ण होने से बचाने की अकेली कोशिश की। इसीलिए मैं पूरे देश से लोगों को बुला रहा हूं कि जिसका मन करता हो वो अमेठी आए, मुझसे मिले ना मिले, गांव-गांव जाए, पूछे भैया मनरेगा में सबसे पीछे हो, साक्षरता में सबसे पीछे हो, सबसे गरीब लोकसभा सीट हो, सड़कों में सबसे पीछे हो, स्त्री मृत्यु दर में सबसे आगे हो, कुपोषण में सबसे आगे हो, तो यही अगर देश बनाने का मॉडल है तो जो लोकसभा दी थी, प्रधानमंत्री आपके थे, बार बार कुर्सियां छोड़ के खड़े हो जाते थे, 40,000 फुट पे भी आर्थिक सम्मेलन से लौट रहे थे, यही कह रहे थे वो आ जाए तो मैं छोड़ दूंगा। तो जब सब आपके हाथ में था, आप चाहते हो तो सिलेंडर 9 से 12 हो जाते हैं 3 दिन में, आप चाहते हो तो पर्चा फाड़ देते हो ऑर्डिनेंस का, आप जो चाहते हो करते हो इस देश में, तो थोड़ा वहां के लिए भी कर देते जिन्होंने आपको इस लायक बनाया था। ये सवाल लेके जा रहा हूँ। कुमार, हम एक कवि कुमार को खोने जा रहे हैं? बिल्कुल नहीं खोने जा रहे हैं। मुझसे किसी ने पूछा कि क्या कविता लिखी है, मुझे मेरे एक वरिष्ठ साथी नरेश कात्यायन ने उनकी लाइन याद आई, मैंने उसको थोड़ा अल्टर किया। अमेठी की पीड़ा घुटन संत्रास लिखता हूं, आजकल कविता नहीं इतिहास लिखता हूं। मुझे पता है कि हिस्ट्री होने जा रही है, इतिहास बनने जा रहा है।